हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत में राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसको डे वाइज सीरीज़ के फॉर्मेट पे मैं डेली एक क्लास देती हूं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं को यहाँ पे जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे अगर आप यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 का, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, रात को 9 बजे वाली। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता कि बता दीजिए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अब आपसे जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो स्टेटमेंट दे करके पूछा जाता है, इनमें से कौन से कथन सही हैं या कौन से नहीं हैं, या फिर कथन और कारण दे दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी समझते चलिए। आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान और उनकी लोकेशन ना याद करके उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है। तो ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र होता है। एक राष्ट्रीय उद्यान को सार्वजनिक मनोरंजन और आनंद के लिए या इसके ऐतिहासिक या वैज्ञानिक हित के लिए अलग रखा जा सकता है, जबकि अधिकांश परिदृश्य और उनके साथ आने वाले पौधों और जानवरों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में रखा जा सकता है। स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय उद्यानों में बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी संरक्षित क्षेत्र हैं। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और 1972 में भारत ने संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की डेट इंपॉर्टेंट है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन याद करिए, ये लद्दाख में है। यह एक सबसे अधिक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उसे भी याद रखिए, उसका नाम है साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। और यह पार्क रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है और हैवलॉक द्वीप से लगभग कितना दूर है, 24 किलोमीटर। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी जामनगर गुजरात में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान कब बना है, 1982 में। केबुल लामजाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में राष्ट्रीय उद्यान है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यही फैक्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई, 1936 में हुई थी। और जिम कॉर्बेट उद्यान का पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क, जो कि मैंने अभी बताया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा परियोजना चलाई गई थी। राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से होती है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। तो आपको याद रखना है कि दुधवा से शुरू की गई गैंडा परियोजना और कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू की गई राष्ट्रीय बाघ परियोजना, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा, वो दाचीगम है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, कच्छ की खाड़ी में। और भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान है गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और मुख्य भूभाग में भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, वो है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के शीर्ष 5 बड़े राष्ट्रीय उद्यान के नामों में सबसे पहला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है और ये हिम तेंदुए के लिए फेमस है। अब इसकी स्थापना याद कर लीजिए, 1981 में हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4400 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड है डिजर्ट नेशनल पार्क और ये 1981 में इसकी स्थापना हुई, राजस्थान में है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। इसका क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये है उड़ीसा में। ये रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी के लिए फेमस है। इसका क्षेत्रफल है 2750 किलोमीटर स्क्वायर और 1980 में इसकी स्थापना हुई।
चौथा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 1989 में स्थापना हुई है, उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। फिफ्थ है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थिति है, वनस्पति और जीवों के लिए फेमस है। 1974 में ये बना और 1985.23 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। देखिए ये लिस्ट आपको लग रही होगी कि इसमें सिर्फ आप लोकेशन याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप ये पूरी प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में आपसे स्थापना वर्ष पूछ लिया या फिर किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे दी गई है वैसे प्रिपेयर करिए अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आपके गलत ना हो तो, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो टॉपिक है वो बहुत ईजी होते हैं और आप कम समय में तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो 5 जो सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट, सिमलीपाल, गंगोत्री, नामदफा। अब सीधे इनकी लोकेशन याद करिए किस लिए प्रसिद्ध है और स्थापना वर्ष देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब पढ़िए वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्या होते हैं? किसी भी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल में शामिल क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है यदि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या वन्य जीव या उसके पर्यावरण की रक्षा प्रचार करने के लिए महत्वपूर्ण है। वन्यजीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान होता है जहां जानवरों के आवास और परिवेश को किसी भी प्रकार की अशांति से बचाया जाता है और कई स्थानों पर अवैध शिकार, हत्या और जानवरों को पकड़ने पर खुले तौर पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। अब देखिए ये जो किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जानवरों को शांतिपूर्ण अस्तित्व प्रदान किया जाए। भारत के वन्यजीव अभ्यारण्यों को IUCN की जो लिस्ट है उसमें चौथी संरक्षित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो IUCN श्रेणी में 4 जो है कैटेगरी उसमें रखा गया है। 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ने राज्य सरकार को विशिष्ट क्षेत्रों को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की अनुमति दी और उन्हें पर्याप्त पारिस्थितिक, भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक मूल्य का माना जाए। अब याद ये रखना है कि असम में जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में स्थापित होने वाला पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे इनमें से कोई स्टेटमेंट बना करके दे दिया गया इनफैक्ट से तो इसी तरह आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए जिससे गलत ना हो। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है और ये एक बाघ राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। गहीरमाथा हिंद महासागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने का स्थान और उड़ीसा में एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य है। यह दुनिया में ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। गहीरमाथा को इसके पारिस्थितिक महत्व पर विचार करने और समुद्री कछुओं को बचाने के प्रयास से 1977 में उड़ीसा सरकार द्वारा कछुआ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे भारत में पक्षी अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य हमने इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो देख लिए हैं, पक्षी अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के पास वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य और इस अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1798 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। और प्रसिद्ध भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जिसे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे कुलिक पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के पास स्थित है। फिर है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, इसको वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है और यह केरल में प्रसिद्ध वेम्बनाड झील के पास स्थित है। तो ये बात हो गई भारत में पक्षी अभ्यारण्य की। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अब देखिए संरक्षित जैव मंडल या आरक्षित जैव मंडल या फिर इसे बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित रखने का काम भी करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व देशों द्वारा स्थापित स्थल होते हैं जो कि स्थानीय सामुदायिक प्रयासों और ध्वनि विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इनको मान्यता दी गई होती है और किसके द्वारा? यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत। बायोस्फीयर रिजर्व का कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था और बायोस्फीयर रिजर्व की जो घोषणा राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा अधिसूचना के द्वारा की जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित होने के बाद सरकारें इन्हें यूनेस्को के
मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत नामांकित भी कर सकती है। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के गठन का उद्देश्य क्या होता है? जीवन के सभी रूपों को उसकी समग्रता में समर्थन प्रणाली के साथ संरक्षित करना, ताकि यह निगरानी के लिए एक रेफरल प्रणाली के रूप में काम कर सके और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सके। विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं, जिसमें से भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 12 हैं। भारत का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व? कच्छ की खाड़ी वाला। कितना है? 12,454 वर्ग किलोमीटर। और नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1986 को। डिब्रू सैखोवा, इसका देखिए एरिया कितना है? 765 वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा कौन सा? डिब्रू सैखोवा। बायोस्फीयर के साथ साथ बाघ अभ्यारण्य भी समझ लीजिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा है 38L और सब क्लॉज 1 के तहत किया गया है। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था और इसके द्वारा अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए यह अग्रणी पहल शुरू की थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII कई राज्य वन एजेंसियों और संरक्षण गैर सरकारी संगठनों की सहायता से 2006 से भारत सरकार की 4 वर्षीय बाघ जनगणना का नेतृत्व कर रहे हैं। बाघ अभयारण्यों का जो गठन है वो कोर या फिर बफर रणनीति के तहत किया गया है। आंध्र प्रदेश में स्थित जो नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 5 जिलों में फैला है। नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर के जिले में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हिंगानी के पास स्थित बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। और भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? वो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये स्थापित किया गया। भारत का पहला बाघ अभयारण्य जब ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तभी स्थापित होगा 1973 में, जिसे लुप्त प्राय बंगाल बाघ और उसके आवास के लिए संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है और कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जब अभी मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल पार्क, तब आपको बताया था इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम प्रसिद्ध संरक्षणवादी और लेखक जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया, जिन्होंने पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1973 में भारत का पहला बाघ अभयारण्य भी बन गया। धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली की वकालत करने के लिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में हुई थी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में। जंगली बाघों की जो संख्या में गिरावट हो रही थी और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने और बाघ संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। बाघ 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बना, जबकि इससे पहले शेर राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। तो ये हमने कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने नेशनल पार्क के बारे में जाना, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जाना। ठीक है, अब इसके बाद बाघ अभयारण्य भी देखा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो भी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंट में आपको ज़रूरी है याद करना, वो मैं एक साथ करवा दूँगी और बाकी की लिस्टिंग ऐसे ही कवर करा दूँगी। क्योंकि UPPCS प्री एग्ज़ाम बहुत जल्द ही है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चनों की संख्या ठीक ठाक रहती है और प्रश्न इजी प्रकृति के होते हैं जो आसानी से आप हल कर लोगे। साइंस और इन्वायरमेंट का पूरा सेक्शन मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोग को कंप्लीट करा दूँ। वैसे तो मैंने बाघ रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, सारे मैंने आपको करा दिए हैं। लेकिन अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप ऐसे पहले फैक्ट पढ़िए, फिर इसके साथ सारे एक्ट देखिए, फिर एक बार पूरी लिस्टिंग में कवर करा दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।